बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम दो चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात करेंगे, वो थोड़ा सा लास्ट में करेंगे, और दूसरी चीज़ है हम सिक्योरिटी के ऊपर बात करने वाले हैं और सिक्योरिटी और फियर का क्या ताल्लुक है और ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर कैसे फिट बैठता है, इसकी एनालिसिस करेंगे, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ों के जवाब मिल जाएंगे खुद ब खुद। अब आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ, इंसानी तारीख में बहुत पीछे, जब इंसान इतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं था, इंसान के पास बहुत कुछ नहीं था, तो इंसान अपनी सिक्योरिटी सीख करना चाहता था। मतलब इस एनवायरनमेंट में अब सिक्योरिटी आप मल्टीपल चीजों से सिक्योर करना चाहते हो खुद को। कभी कोई फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहता है, कोई सोशली, कोई पॉलिटिकली, कोई इकोनॉमिकली, मतलब इस तरह की सिक्योरिटी सीख करता है इंसान। कभी कोई खुद को बीमारियों से भी बचाना चाहता है, इम्यूनाइजेशन सीख करता है। तो ये इस तरह की सिक्योरिटी इंसान चाहता है। जब इंसान प्रिमिटिव था, जब इंसान के पास कुछ ज्यादा नहीं था, सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी नहीं थी, तो इंसान नेचर के रहमो करम के ऊपर था। अगर नेचर मेहरबान थी तो इंसान की सिक्योरिटी ठीक ठाक चल रही थी, अगर नेचर मेहरबान नहीं थी तो इंसान की सिक्योरिटी सही नहीं चल रही थी। सो इंसान मजबूर था, नहरों के ऊपर रिलाय करता था। अगर नहरें सही तरीके से बह रही है तो उसको खाना पीना, मछली वगैरह मिल रही है, तो वो उसको फूड सिक्योरिटी दे रही थी। लेकिन अगर नहरें नहीं चल रही, बंद हो गई, बारिश नहीं हो रही, तो बारिश भी उसको सिक्योरिटी देती थी। सो इस तरह की चीजों के ऊपर सिक्योरिटी का इंसान का रिलायंस था। सो इंसान और सिक्योरिटी का रिलायंस इंसान की तारीख में बहुत पीछे से चलता हुआ आ रहा है। बाद में जब इंसान बड़ा हुआ, यानी थोड़ी बहुत तरक्की करना शुरू की, सिविलाइजेशन थोड़ी सी फॉर्म होना शुरू हुई, शहर बनना शुरू हुए, ट्रेड होना शुरू हुआ, तो इंसान की सिक्योरिटी नेचर पर थोड़ी सी कम हुई कि नेचर की मेहरबानी के ऊपर इंसान ज्यादा रिलाय नहीं कर रहा था। इंसान अपनी मेहनत के ऊपर, अपनी जुस्तजू के ऊपर रिलाय कर रहा था। इसकी वजह से इंसान के अंदर पॉलिटिक्स का भी मतलब रुझान बढ़ा कि अब इंसान एक पॉलिटिकल एनिमल बन चुका था। इंसान अब पॉलिटिकल सिक्योरिटी सीख करता था। वहां पर थोड़ी बहुत सिक्योरिटी अब दूसरे एनिमी से तो हमें ट्राइबल कल्चर दे रहा था, ये ट्राइब वाले मुझे उठाकर नहीं ले जाएंगे, ये ट्राइब वाले मेरा माल मिल्कियत गजब नहीं करेंगे क्योंकि मेरा अपना ट्राइब मजबूत है। सो अगर मेरा ट्राइब मजबूत नहीं है तो मेरा ट्राइब दूसरे ट्राइब के साथ अलायंस में चला जाएगा, यानी उसके साथ इत्तेहाद कर लेगा, फिर मुझे सिक्योरिटी मिलेगी। यानी डिप्लोमेसी से भी इंसान सिक्योरिटी हासिल कर रहा था उस टाइम के ऊपर। फिर जब एक पॉलिटिकल बादशाह आ गई तो इंसान का ताल्लुक बादशाह से बन गया, ट्राइब से कम हो गया। ट्राइब मुझे सिक्योरिटी दे या ना दे, मैं अगर बादशाह के करीब हूं तो मैं मतलब है ना बहुत ज्यादा अजीज हूं। फिर इंसान ने सिक्योरिटी बादशाह से लेना शुरू कर दिया और बादशाह ने सिक्योरिटी अपनी दौलत से, अपनी फौजों से, अपनी राया से, या अपना एक ऐसा मिथिकल इमेज बनाना शुरू कर दिया कि मैं खुदा हूं, ये हूं, वो। सो इंसानों के अंदर वो मतलब मेंटल सेट या माइंड सेट बनने ही नहीं दिया, जिससे इंसानों को ये लगे कि बादशाह भी कभी कमजोर हो सकता है। सो इस तरह की सिक्योरिटी का सेंस था। लेकिन आप देखें कि इंसान के अंदर खौफ हमेशा से था, पहले दिनों से था। इंसान का बच्चा जब भी पैदा होता है उसके अंदर भी खौफ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको माँ डांट रही होती तो वो भागता हुआ किसी और के पास जाता है, मतलब उसको डर महसूस होता है, उसको वो खुद को इनसिक्योर महसूस करता है तो किसी और के पीछे छुप जाता है। अगर बाप डांटता है तो माँ के पास चला जाता है, माँ डांटती है तो बाप के पास चला जाता है। सो इंसान अपने अंदर अपने खौफ को कम करने की कोशिश करता है और एक सिक्योरिटी ढूंढता रहता है। सो इससे आपको पता चलता है कि इंसान पहले नेचर के रहमो करम के ऊपर था तो नेचर से सिक्योरिटी मांग रहा था। फिर कुछ जो मतलब सोशियोलॉजिस्ट है वो ये कहते हैं कि जब इंसान नेचर के रहमो करम के ऊपर था तो नेचर से सिक्योरिटी मांग रहा था, तो तभी इंसान ने मजहब का मतलब है ना वजूद डाला, क्योंकि इंसान मजहब के थ्रू नेचर को कंट्रोल करना चाहता था कि मेरा मजहब है तो मुझे मतलब है ना सिक्योरिटी मेरा मजहब देगा। अब मैं अपने मजहब में सही तरीके से चलूंगा तो नेचर से मुझे मेरा मजहब बचाएगा और जो भगवान है या वगैरह वगैरह है। सो ये एक सोशियोलॉजिकल थ्योरी है, मैं इसको आप इस्लामिक लेंस से ना देखिएगा, वो मैं बाद में आऊंगा उसके ऊपर। सो सोशियोलॉजिकल थ्योरी ये थी कि इंसान का रिलेशन नेचर के साथ था, नेचर इनसिक्योर कर देती थी इंसान को, तो इंसान ने रिलीजन पैदा किया कि अब एक ऊपर भगवान है और फिर मैं उसकी सही तरीके से इबादत करूंगा तो फिर वो नेचर को मेरे ऊपर मेहरबान कर देगा और नेचर मेरे ऊपर मतलब इतना जुल्म वगैरह नहीं करेगी। सो मजहब का बुनियाद भी बेसिकली इंसान के फियर से था, इंसान के खौफ से था, और इंसान नेचर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और नेचर के रहमो करम पे था। सो मजहब का वजूद भी यहाँ से ही आया। बहरहाल अब हम इसको लेकर आते हैं मॉडर्न 21st सेंचुरी में और खास तौर पर पाकिस्तान के लेंस के ऊपर। ये सिक्योरिटी का रिलेशन और इंसान के खौफ का रिलेशन बड़ा पुराना है, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। इसमें आप फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल और दूसरी सिक्योरिटी की भी बात समझ सकते हैं। लेकिन बहरहाल हम इसको लेकर आते हैं हमारे आज के मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, जो कि हमारी पाकिस्तान का सिस्टम चल रहा है। अब आप देखें कि हम कानून की बात करते हैं, कानून है, रियासत है, ये वो है, तो हम कानून की बात करते हैं कि कानून सबसे ज्यादा ताकतवर है। मतलब कानून हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, हमें प्रोटेक्ट करेगा। कोई अगर हमारे ऊपर हाथ डालेगा तो कानून हमें प्रोटेक्ट करेगा। अगर ऐसा हो कि कानून हमें प्रोटेक्ट ना कर सके और कानून खुद को भी ना प्रोटेक्ट कर सके, अब हम कह रहे हैं ना कि कानून कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गया कि कानूनी खतरे में है, सो कानून को भी सिक्योरिटी की जरूरत है। अब कानून को कौन सिक्योरिटी देगा? सो ये जो बुनियादी मसला है कि कानून को भी अब कौन सिक्योरिटी देगा। हमारा तो भरोसा कानून के ऊपर था, अब कानून सिक्योरिटी मांग रहा है, सो कानून को सिक्योरिटी कौन देगा? सो जिन्होंने कानून को सिक्योरिटी दे रही थी तो उन्होंने ही कानून को खतरे में डाल दिया है। सो ये वो बुनियादी मसला है जिसको एड्रेस करना है। सो हमें
अब बुनियादी तौर के ऊपर पता चल रहा है ये हमारी एक फिलोसॉफिकल और मेंटल मॉडल बदलने के लिए, हमारे मेंटल मॉडल को सही जगह के ऊपर डालने के लिए। दुनिया में जो सबसे ज्यादा बेहतरीन और अच्छी सिक्योरिटी दे सकता है वो अल्लाह ताला की जात है। उसके बाद लोगों का इत्तेहाद है, मतलब लोग एक जगह के ऊपर एक बात के ऊपर मुत्तफिक हो जाए फिर खुद को आम कर ले, तो उनसे बेहतर सिक्योरिटी कोई नहीं दे सकता। पहले अल्लाह की जात, उसके बाद लोगों का इत्तेहाद, उसके बाद बनता है आपका कानून, और लोग उस कानून के पीछे खड़े रहते हैं। और कानून बनाने की वजह भी ये होती है कि इसके पीछे लोग खड़े रहते हैं। अगर उस कानून के पीछे लोग खड़े नहीं रहते तो वो कानून की हैसियत क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी, और कानून की वही हैसियत होगी जो आज पाकिस्तान के कानून की हो रही है। सो ये जो बिलावल जरदारी ने कहा है ना कि ये दस्तूर हमारे बाप ने बनाया, ये बनाया, बहरहाल ये दस्तूर भी बहुत अच्छा दस्तूर नहीं है। इस दस्तूर के ऊपर भी बड़े शब खून मारे जा चुके हैं, इस दस्तूर को भी रौंदा जा चुका है। कभी गैर जमहूरी लोगों ने यानी जनरलों ने रौंदा, आजकल जमहूरी लोग पीपल्स पार्टी वाले इस दस्तूर को रौंद रहे हैं। इस दस्तूर के ऊपर अदालतों ने भी हमले किए हुए हैं, इस दस्तूर के ऊपर फौजी जनरलों ने भी हमले किए हुए हैं, इस दस्तूर के ऊपर जुल्फकार अली भुट्टो ने भी हमले किए हुए हैं। सो ये वो दस्तूर ऐसी कोई चीज नहीं है जो परमानेंट हो। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉम्प्रोमाइज था और जल्दी जल्दी में बनाया गया था। मुल्क टूट चुका था, कुछ बचा नहीं था हमारे पास, और कोई मतलब इतना बड़ा मतलब है ना कोई कंसेंसस बनाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। सो इसीलिए जल्दी जल्दी में 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया, और बाद में सबको पता था कि ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट है, इसके अंदर हमने बहुत ज्यादा चेंजेस करनी है, लेकिन हम उसके अंदर चेंजेस नहीं कर पाए। हालांकि ये पीटीआई को भी करना चाहिए लेकिन पीटीआई भी नहीं कर पाएगी। सो ये एक समझौता था। अब हमारा बुनियादी मसला है कि कानून सिक्योरिटी मांग रहा है हमसे, यानी अवाम से सिक्योरिटी मांग रहा है, अवाम कानून से सिक्योरिटी मांग रही है, और कानून को डरा कौन रहा है? कानून को डरा रहे हैं फौजी और गैर जमहूरी लोग और जुडिशरी। सो हमें बुनियादी तौर के ऊपर यह समझना चाहिए कि जब इमरान खान के बंदों को उठाया जाता है यानी उनको टॉर्चर किया जाता है, या उनको सामने मतलब है ना इमरान खान के सामने उसका भतीजा लेके ये लेके, तो एक्चुअली में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आपको एक पॉइंट प्रूव करना चाहती है। वो पॉइंट क्या है कि सिक्योरिटी हम आपको दे सकते हैं, इमरान खान आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकता। इमरान खान कमजोर है, हम आपको खतरे में भी डाल सकते हैं, हम आपको सिक्योर भी कर सकते हैं। सो हमारी बात मानो, इमरान खान की बात ना मानो। बुनियादी मसला ये है जब ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं मानते और आर्मी चीफ की बात ज्यादा मानते। वजह यह होती है कि आर्मी चीफ को पता होता है कि सिक्योरिटी के लिए ये ब्यूरोक्रेट्स मुझसे रिलाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ब्यूरोक्रेट से स्टेटमेंट दिला दूं कि मैं अदालत के ऊपर हमला करने वाला हूं, ये करने वाला हूं, तो उस ब्यूरोक्रेट की कोई हैसियत नहीं है। उस ब्यूरोक्रेट के पीछे यानी उसको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले बंदे हैं वो आर्मी चीफ है, और उस ब्यूरोक्रेट को पता है कि ये आर्मी चीफ बड़ा ताकतवर बंदा है, ये मुझे कुछ भी नहीं होने देगा। सो जब पूरे मुल्क की मीडिया को, पूरे मुल्क की मतलब ब्यूरोक्रेसी को, जुडिशरी को ये पता हो कि ये फौजी बड़े गुंडे हैं, बदमाश हैं, ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, तो फिर वो आइन की भी परवाह नहीं करेगा, फिर वो किसी और चीज की भी परवाह नहीं करेगा, फिर सिक्योरिटी के लिए वो आर्मी के ऊपर रिलाई करता है। अब आते हैं आर्मी चीफ को सिक्योरिटी कौन देता है? आर्मी चीफ प्राइमरीली अपनी पोजीशन तो आइन से क्लेम करता है, लेकिन उसको पता है कि ये आइन मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता, मुझे जो तहफ़्फ़ुज़ देता है वो मेरे फौजियों की बंदूकें देती हैं। सो आर्मी चीफ प्राइमरीली अपनी सिक्योरिटी के लिए इन बंदूकों के ऊपर रिलाई करता है जो उसके फौजियों के पास है। अगर इस फौजियों की बंदूकें आर्मी चीफ के खिलाफ मुड़ गई तो आर्मी चीफ भी डर जाएगा, फिर कानून यहीं पर पड़ा रहेगा और आर्मी चीफ भी कानून से इन फौजियों को डराने की कोशिश करेगा। हालांकि हम आर्मी चीफ को जब कानून से डराते तो आर्मी चीफ कहता है कि कानून की कोई हैसियत नहीं है। जब इनके फौजी इसके खिलाफ बंदूकें उठाएंगे तब ये कानून से अपने फौजियों को डराना शुरू करेगा। सो ये एक मुनाफिकत स्टेट है। सो हमारे जनरल भी प्राइमरीली अपनी फौजियों की बंदूकों के ऊपर उनकी वफादारियों से अपनी सिक्योरिटी ड्राइव करते हैं। अगर उनके फौजी उनके साथ वफादार नहीं होंगे, उनकी बंदूकें अपने जनरलों का साथ नहीं देंगी और एक्चुअली में कानून का साथ देंगी तो हमारे जनरल डरेंगे। लेकिन एक्चुअली में हमारे फौजी, सिपाही, कैप्टन, मेजर, जनरल या ब्रिगेडियर के रैंक वो आइन के पीछे नहीं खड़े रहते, वो जनरल के पीछे खड़े रहते हैं। सो वो बेसिकली आइन से प्रोटेक्शन नहीं सीख करते। और इसमें मसला यह है कि जब फौजी जनरल होता है तो वो अपने कैप्टन को यह समझा देता है कि तुम्हारी सिक्योरिटी मेरे हाथ में है, आइन के हाथ में नहीं है। यानी मैं जो चाहूं तुम्हारे साथ कर दूं, कोर्ट तुम्हारा केस नहीं सुनेगी, आइन तुम्हारा केस नहीं सुनेगी और इनके हाथ मुझ तक पहुंचेंगे ही नहीं, यानी आइन के हाथ मुझ तक नहीं पहुंचेंगे। सो जब कैप्टन को यह पता हो कि मेरा आइन साथ नहीं देगा, जनरल ही है जो मुझे बचा सकता है, सो कैप्टन भी अपनी सिक्योरिटी के लिए जनरल के ऊपर रिलाई करेगा। सो ये वो बुनियादी खौफ और सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर है जिससे हमारा मुल्क चल रहा है, जिससे इंसानियत चल रही है, जिससे इंसान ने बहुत कुछ मतलब हासिल करने की कोशिश की है। सो इस साइकिल को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक कैप्टन को यह एहसास हो कि मेरी सिक्योरिटी ये जनरल नहीं कर सकता बल्कि आइन कर सकता है। एक जनरल को एहसास होना चाहिए कि आइन की वजह से ही मैं अपने फौजियों को कमांड कर रहा हूं, ना कि
अपनी दहशत से या अपनी इनसिक्योरिटिकल टेंडेंसी से मैं इन फौजियों के ऊपर कमांड कर रहा हूं। सो ये वो चीजें हैं जो हमें दुरुस्त करनी होगी पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर। ये वो इंटेलेक्चुअल ज़हनी रेवोल्यूशन है जो हमें मुआशरे में पैदा करना पड़ेगा कि सिक्योरिटी हमें आइन देती है और आइन को सिक्योरिटी पाकिस्तानी अवाम देती है और पाकिस्तानी अवाम को सिक्योरिटी अल्लाह ताला की जात देती है। सो ये वो बुनियादी आर्ग्यूमेंट है जो हमारे जहनों में क्लियर होना चाहिए। अब इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, कल इमरान खान वजीर आजम बन भी जाता है, 2/3 मेजोरिटी से बन जाता है। 2/3 मेजोरिटी से वजीर आजम बनने के बाद ये फौज इमरान खान की बात नहीं मानती, जनरल्स कुछ जत्थे लेके फौजियों के इमरान खान के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, तो इमरान खान को सिक्योरिटी कौन देगा? आइन देगा। आइन तो एक शिक्के, कोर्ट भी नहीं देगी। कोर्ट में उस वक्त मेरे ख्याल में जस्टिस काजी फायज ईसा होंगे। सो अवाम को सिक्योरिटी देनी है इमरान खान को, अवाम को सिक्योरिटी देनी है। कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन है सिक्योरिटी देनी है इमरान खान ने को, और इमरान खान ने सिक्योरिटी देनी है उन लोअर रैंक्स फौजियों को जो अपने जनरलों से डरते हैं, और फिर वो उन जनरलों को इनसिक्योर कर देंगे और फिर वो जनरल खुद को कानून के नीचे महसूस करेंगे। सो ये है वो सिक्योरिटी और फियर का स्ट्रक्चर जिसको हमने चेंज करना है। सो ओवरऑल सिक्योरिटी इस पूरी रियासत को, इस पूरे निजाम को, इस कानून को अगर कोई चीज देती है तो वो देती है अवाम की ताकत, और अवाम के ऊपर अल्लाह का हाथ होता है। सो ये आपको समझना चाहिए। अब आते हैं दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। इसके ऊपर मैं सेपरेटली वीडियो करूंगा। रशियंस ने मास प्रोडक्शन करना शुरू कर दिए रोबोट्स की। रोबोट्स भी बड़े कैपेबल रोबोट जो खुद ब खुद बनेंगे, खुद ब खुद लड़ेंगे, और इनकी मास प्रोडक्शन शुरू कर दिए। मेरे ख्याल में 10 लाख के करीब रशियंस रोबोट बनाना जा रहे हैं, और ये बड़े खतरनाक किस्म के रोबोट्स होंगे। और अगर ये मैसिवली प्रोड्यूस होकर जंग में डिप्लॉय हो गए तो ये पहली जंग होगी जिसके अंदर हम देखेंगे कि रोबोट्स खुद ब खुद जंग लड़ रहे हैं। अगर ये बात कामयाब हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है, तो लंबी लंबी आर्मी रखने इसकी या पुलिस रखने की कोई जरूरत नहीं होगी। हमारे पास बहुत जल्द विद इन 10 to 15 ईयर्स हमारे पास रोबोट्स आ जाएंगे। सो ये एक थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। बाकी ये रशिया पहला कंट्री होगा कि जो फौज के अंदर यानी मिलिट्री के अंदर या जंग के अंदर पहली बार रोबोट्स डिप्लॉय करने जा रहा है। सो ये एक नई डेवलपमेंट है जिसके ऊपर मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा आगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।